हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। वैसे कल की क्लास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को डिस्कस करते करते किस प्रकार बोर के मॉडल की पृष्ठभूमि रखी गई थी, इसके बारे में हमने बात की थी। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि कल वाली क्लास में लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण हम क्लास को एंड करना पड़ा था। तो वहीं से हम टॉपिक को वापस कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों का एक फ्लो बन सके सही तरीके से और आप बोर के परमाणु मॉडल की जो पृष्ठभूमि है उसको समझ सको। देखो, ये लेक्चर एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब आप बोर के मॉडल को समझना शुरू करेंगे और बोर के मॉडल को फील करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस प्रकार रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स हैं, किस प्रकार रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी, उसके अंदर बोर ने सुधार किया है ना। तो रदरफोर्ड से बोर तक की जो यात्रा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रदरफोर्ड की कमी को समझना और फिर बोर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कमी के सॉल्यूशन को देखना। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक बात है ना। चलो शुरू करें क्लास को, ध्यान से देखिए। सबसे पहला इश्यू ये था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक का मतलब है जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान जो है परमाणु का केंद्रित है। नाभिक का मतलब है जहां पे सारे के सारे प्लस रहते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं, उस जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। नाभिक के चारों तरफ कौन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब देखो, इसमें एक शब्द आ गया है निश्चित। पहले ये शब्द ही नहीं था। पहले ये था, मतलब रदरफोर्ड के यहाँ पे अपन रदरफोर्ड वर्सेस बोर कर रहे हैं ताकि आपको सही समझ में आए कि दोनों की परिकल्पनाओं में, दोनों के कॉन्सेप्ट्स में अंतर क्या था। क्योंकि जितना अच्छे से आप अंतर समझ पाओगे उतना ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की आपके माइंड में डेवलप होगी। तो बात यह थी बच्चों कि जो आपका रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किस तरह से चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बस इतनी सी बात बोली, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा कि बस इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उस वृत्ताकार कक्षा का जो केंद्र है वो आपका नाभिक होता है। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने पर मैक्सवेल का एक कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित है। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वेग की वो हर समय बदल रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक त्वरित आवेश है। और त्वरित आवेश की कल्पना अगर अपन देखें तो त्वरित आवेश के लिए मैक्सवेल ने एक बात बोली थी कि अगर कोई आवेश त्वरित है तो वो अपने अंदर से विकिरण का उत्सर्जन करेगा। मतलब अगर कोई भी आवेश त्वरित है तो वो पक्का तय है कि अपने अंदर से विकिरण को उत्सर्जित करेगा। और अगर वो अपने अंदर से विकिरण को उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसकी ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। और अगर ऊर्जा में हानि होती है तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन सर्पिल गति करता हुआ नाभिक से टकरा जाएगा। यही रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी थी। बोर ने इस कमी को दूर करने के लिए एक मास्टर गेम खेला। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, नाभिक के चारों तरफ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो उसने एक चीज फिक्स कर दी, निश्चित। निश्चित शब्द का मतलब ये हो गया कि अब उसने कह दिया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते। जैसे पहले तो ये था कि भैया आपका नाभिक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस चक्कर, इस वृत्ताकार कक्ष में हो सकता है इस गोले में हो सकता है इस गोले में हो, कोई भी गोला पॉसिबल था रदरफोर्ड के मॉडल में। परंतु बोर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हर किसी गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, निश्चित कक्षाएं होती हैं। अगर निश्चित कक्षा 1 है तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी से कहीं भी घूम रहा है। और जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं में आर फिक्स है। मतलब जो भी कक्षाएं, जैसे मान लो ये पहली वाली कक्षा है तो इसको हमने n बराबर 1 बोल दिया। इसके लिए जो त्रिज्या है R1 उसका मान फिक्स है। जो आपका दूसरा कक्ष है उसको हमने n बराबर 2 बोल दिया, उसकी जो त्रिज्या है R2 वो फिक्स है। जो तीसरा कक्ष है R3 उसको हमने, जो तीसरा कक्ष है n बराबर 3 उसको हमने, उसकी त्रिज्या को R3 बोल दिया, R3 फिक्स है।
और आर का फॉर्मूला है बाकायदा, जो अपन डिराइव करेंगे या तो अगली क्लास में या शायद इसी क्लास में। देखते हैं अभी टॉपिक कहां तक जाता है। बात यह है कि इसने ये कहा बोर्ड ने कि हर एक कक्षा, देखो निश्चित वर्ड जोड़ते ही बोर का मॉडल आ गया, निश्चित वर्ड हटाते ही रदरफोर्ड का मॉडल चल रहा है। इस बात पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो जो नाभिक है उस नाभिक के चारों तरफ, जो आपका नाभिक है उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित, निश्चित बोले तो फिक्स, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में सबको अच्छे से समझना है और याद करना है। यहां तक क्लियर हो गया? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लगा लिया निश्चित कक्षाओं में चक्कर। आगे बात करो, जिस कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे हैं उसमें केवल आर ही फिक्स नहीं है। जिस कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उसमें केवल आर ही फिक्स नहीं है, उसमें ऊर्जा भी फिक्स है। जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उसकी ऊर्जा भी फिक्स है। जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कक्षाओं की ऊर्जा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो इस n बराबर 1 की ऊर्जा है 70 जूल, इसकी है 80 जूल और इसकी है 90 जूल फॉर एग्जांपल। तो जो इलेक्ट्रॉन 70 जूल ऊर्जा रखता है उसको हम n बराबर 1 में डालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन 80 जूल रखता है उसको हम n बराबर 2 में डालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन 90 जूल रखता है उसको हम n बराबर 3 में डालेंगे। तो पॉइंट यहां पे समझने वाला यह है कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिसाइड नहीं हो रहा है कि ऊर्जा स्तर क्या है। ऊर्जा स्तर पहले से डिसाइडेड है। ऊर्जा स्तर नाम दिया उसने इनको एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये पहले से डिसाइडेड है परमाणु में कि n बराबर 1 इस ऊर्जा का होगा, n बराबर 2 इस ऊर्जा का होगा, n बराबर 3 इस ऊर्जा का होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन उसमें सूट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन उसमें फिट बैठ रहा है, वो उसके अंदर जाएगा। सही है? जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 85 जूल, तो ना वो n बराबर 1 में जाएगा, ना 2 में जाएगा, ना 3 में जाएगा। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल होता तो 85 के हिसाब से कहीं भी घूम सकता है। ये फर्क है रदरफोर्ड में और बोर के मॉडल में। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर 85 जूल है और इसकी ऊर्जा 70 है, इसकी 80 है, इसकी 90 है, तो इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे वही वाली बात होगी, मैंने आपको कहा था कि जैसे आप मान लो किसी पिकनिक पे गए और होटल का आपने रूम बुक किया, तो होटल में पहले से एक रूल है कि हमें सम संख्या के जितने भी कमरे हैं वो लड़के को देने मान लो, और विषम संख्या के जितने भी कमरे हैं वो हमें लड़कियों को देने। ये पहले से बुक है। तो यहां पे पहले से थीम डिसाइडेड है। अब अगर कोई लड़का चाहे कि उसको 5 नंबर का कमरा लेना है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि 5 नंबर का जो कमरा है उसके लिए एलिजिबल कौन है? लड़की है। तो ऊर्जा स्तर भी ऐसे फिक्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसको किसी एक ऊर्जा स्तर में रहना है, अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसे किसी एक कक्ष में घूमना है, तो उसे उस कक्ष के ऊर्जा को अपनाना पड़ेगा। अगर वो उस ऊर्जा का है तो ही वहां पे घूमेगा, अगर वो उस ऊर्जा का नहीं है तो वो वहां पे उपस्थित नहीं रह सकता। अब निर्धारण कैसे करोगे कि n बराबर 1 क्या है, n बराबर 2 क्या है, n बराबर 3 क्या है? उसके लिए बोर्ड ने बहुत सी बातें बोली थी, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में कि बोर्ड ने क्या क्या कहा था। बट वो अलग चीज है। पहले आप ये समझें कि आपको बोर के मॉडल के बीच में और बोर के मॉडल के बीच में और रदरफोर्ड के मॉडल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मूलभूत अंतर है उन दोनों के बीच में, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर ये चीज क्लियर है देन ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बढ़िया। ये चीज फर्क में समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े अपन, यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई। यही सबसे मेन बात थी। तो रदरफोर्ड की परिकल्पना का पहला बिंदु यही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
तो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। निश्चित कक्षाओं में, और इन निश्चित कक्षाओं को थोड़े टाइम बाद में ऊर्जा स्तर का नाम दे दिया गया। और उसके आगे भी निश्चित शब्द हमेशा लगेगा। निश्चित ऊर्जा स्तर, सर्टेन, सर्टेन का मतलब ही होता है फिक्स, है ना। सर्टेन एनर्जी लेवल्स के नाम से उसको जाना गया। तो निश्चित ऊर्जा स्तर, सर्टेन एनर्जी लेवल्स, इस तरह से उसको कहा गया, इस तरह से उसको समझा गया और जाना गया। बताओ ठीक है यहां तक। अब उस सर्टेन एनर्जी लेवल के बारे में पता कैसे चलेगा भाई कि वो सर्टेन एनर्जी लेवल कौन सा है, तो अब उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां तक आप बताओ, मुझे कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। 12th फिजिक्स के बारे में आज मैंने 11th 12th केमिस्ट्री में बताया था, आप जाके वीडियो में देख सकते हो। चलो अब आगे समझें। अब थोड़ा सा अपन फिजिक्स पढ़ लें पहले, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स पढ़ी हुई नहीं होगी तो ये टॉपिक कम समझ में आएगा। और एक बात मान के चलना कि अभी मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, वो दोनों चीजें 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 और 5 में समझ में आती है। और अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, तो इस रीजन से आपको 11th फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ाई जाने वाली बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो ये होगा कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना, क्योंकि समझने में दिक्कत होगी। पहले मैं आपको वार्न कर दूं, दो चीजें समझेंगे, एक तो अभिकेंद्रीय बल और दूसरा कोणीय संवेग। इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे अपन आज की क्लास में। देखो, दो तरह के संवेग होते हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग आपने पढ़ रखा है। संवेग मतलब मोमेंटम, जो आपके बैच का नाम भी है। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। ऐसे ही ये तो तब है जब मान लो एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से सीधी चल रही हो। अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से बिल्कुल सीधी चल रही है तो उसका रेखीय संवेग कितना होगा? P बराबर m इंटू वी। क्लियर? अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो किसी वृत्ताकार पथ पे, यह बात आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए इसको मैं पॉइंट टू रिमेंबर का नाम दे रहा हूं। किसका नाम दे रहा हूं? पॉइंट टू रिमेंबर का नाम दे रहा हूं। तो आप इसको सही से देखना, देखो ध्यान से। अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु, इसको हटाओ, एक गोला है ये सिंपल सा, इस गोले का ये केंद्र है। अगर ये m द्रव्यमान की वस्तु इस r त्रिज्या के गोले में, ध्यान सुना, इस m द्रव्यमान की वस्तु अगर इस r त्रिज्या के गोले में v वेग से घूमती है, तो यहां पे इसके लिए परिभाषित होगा कोणीय संवेग, और उसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या mvr। पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1। जैसे अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से सीधे रास्ते पे चल रही हो तो उसके लिए रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग mv। बिल्कुल वैसे ही अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के गोले में गोल गोल घूम रही है तो उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होगा m इंटू वी इंटू आर, द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या। ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपको सबको याद होना चाहिए। दूसरा, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं अच्छे से कि अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु, कोई भी वस्तु हो मान लो इस दुनिया में, अगर वो ऐसे गोल गोल घूम रही है तो हमेशा उसको अंदर की तरफ एक बल चाहिए होगा जो उसको गोल गोल घुमाने में मदद करेगा। अब वैसे ये चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, परंतु अभी मैं आपको हल्का सा उसका फील देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, होता यह है
कि जैसे आप गोल 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 घूम रहे हो अपने फ्रेंड के साथ में ऐसे हाथ पकड़ के, आपको उसमें दो चीजें समझनी है। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो दो चीजें होंगी। हाथ छोड़ते ही सबसे पहली बात तो आप पीछे की तरफ जाके गिरोगे, पॉइंट नंबर 1। जैसे ही आप हाथ को ऐसे छोड़ोगे, हाथ को छोड़ते ही आप पीछे की तरफ जाकर के गिरोगे, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 समझो, आप जब जब तक आपने हाथ पकड़ रखा है, आप अपने फ्रेंड को अपनी तरफ खींच रहे हो, फिर भी आपका जो फ्रेंड है वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। कभी सोचा उसके पीछे कारण क्या है? देखो मैं समझाता हूं। जब आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो गोल वृत्ताकार पथ में घूमते समय अंदर की तरफ आप एक बल लगा रहे हो, आपके ऊपर अंदर की तरफ एक बल लग रहा है और एक बल आपके बाहर की तरफ लग रहा है। ये फील करने वाली बात है इसमें। अभी क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स की क्लास नहीं है ये, तो मैं उतना डीप में आपको नहीं लेके जा सकता, बट हाँ मोटे मोटे तौर पे आपको मैं समझा सकता हूं कि जब भी आप इस तरह से गोल गोल घूम रहे हो, आप पे बाहर एक बल लग रहा है, अंदर एक बल लग रहा है। अंदर वाला बल जो है वो बाहर वाले बल को बराबर कर रहा है, तब तक ही आप गोल गोल घूम सकते हो। अगर अंदर वाला बल थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो आपका वृत्ताकार पथ वाली गति बंद हो जाएगी और आप पीछे की तरफ जाकर के गिरोगे। मतलब वृत्ताकार गति करने के लिए हमेशा अंदर की तरफ एक बल की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया? एक पत्थर से को आपने रस्सी से बांधा और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, जब तक रस्सी में तनाव है, जब तक रस्सी खिंची हुई है, तब तक तो गोल गोल घूमता रहेगा। जैसे ही आपका हाथ छूटा और आपने रस्सी को अपनी तरफ खींचना बंद किया, वैसे ही उसका वृत्ताकार पथ जो है वो भंग हो जाएगा। वहां पे आप जो रस्सी को खींच रहे थे अंदर की तरफ जो बल था, वही वहां पे वृत्ताकार गति करवा रहा था। पृथ्वी और सूर्य के केस में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, देखो पृथ्वी और सूर्य के केस में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही पृथ्वी को गोल गोल घूमने में मदद करता है। मतलब हमेशा अंदर की तरफ एक बल चाहिए होता है वृत्ताकार गति करने के लिए। उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल जो है ना, ये एक पोस्ट की तरह है। पोस्ट समझते हो? एक पद है। अभिकेंद्रीय बल एक पद की तरह है। पद का मतलब क्या होता है? पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक पोस्ट होगी हेडमास्टर की, तो एचएम की एक पोस्ट है। अगर मिस्टर वर्मा एचएम है तो आप बोलोगे एचएम बराबर वर्मा। अगर मिस्टर शर्मा एचएम है तो आप बोलेंगे शर्मा बराबर एचएम। तो हेडमास्टर एक पोस्ट है, जो उस पोस्ट पे जाके बैठेगा हम उसको उसके बराबर कर देंगे। अगर उस पोस्ट पे मिस्टर शर्मा बैठे तो शर्मा एचएम हो जाएंगे, उस पोस्ट पे मिस्टर वर्मा बैठे, मिस्टर वर्मा जो है वो एचएम हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है, मोटी मोटी बात समझने की यह है कि जो हेडमास्टर की भूमिका निभाएगा वो उस पद के ऊपर बैठ जाएगा। सीधी बात है, एकदम समझ में आने वाली बात है। इसलिए अभिकेंद्रीय बल एक पोस्ट है। जब आप अपने दोस्त को इस तरह से खींच रहे हो, घूम रहे हो गोल गोल, तो मांसपेशियों में लगने वाला जो तनाव है वो इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। जब रस्सी से पत्थर बांध के गोल गोल घुमा रहे हो तो रस्सी के अंदर जो खिंचाव है वो इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। और इसी प्रकार जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो उस समय नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल है, आपको याद होना चाहिए। उस आकर्षण बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल, मैंने बताया था। तो ये जो स्थिर वैद्युत बल है, ये जो कूलाम बल है, ये कूलाम बल किसके बराबर है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर। सही है? तो हर जगह क्या होता है, इस अभिकेंद्रीय बल एक पोस्ट की तरह है, तो हर जगह अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो आप ये बात अच्छे से याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें कि हमेशा जब भी आप गति कर रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, तो आपको हमेशा केंद्र की तरफ एक बल चाहिए, जिस बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। हमेशा ये बल होना चाहिए। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा होगी। अगर ये नहीं है तो आप वृत्ताकार गति नहीं कर सकते। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा एक पोस्ट की तरह है, जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाएगा
हम उसको उसके बराबर कर देंगे। आ गई बात समझ में? बहुत सही। अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सुन लीजिए, आपको अभी तो याद ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ना पॉइंट टू रिमेंबर, ये सारे डेरिवेशन करवाऊंगा मैं आपको जब हम चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में। बट अभी क्योंकि आप हर चीज को याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो अभी आपको हर चीज याद ही करनी है। तो बात यह है कि अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के गोले में गोल गोल घूम रही है, तो उसके कोणीय संवेग का फॉर्मूला हुआ mvr और उसका अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होगा mv²/r। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के गोले में गोल गोल घूम रही है, तो उसका जो कोणीय संवेग है उसका फॉर्मूला होगा m इंटू वी इंटू आर, और जो अभिकेंद्रीय बल है उसका फॉर्मूला होगा mv²/r। ये चीज सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आते हैं बोर की दूसरी परिकल्पना पे। अब आपको मैंने बताया ना, उसने ये तो कह दिया कि निश्चित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा नाभिक के चारों तरफ। ये बात तो उसने बोल दी कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, परंतु वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होंगी अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। तो वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होंगी, अब जरा इसके बारे में अपन बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो निश्चित कक्षाएं कैसे डिसाइड होंगी, इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगा सकता है जहां पे उसका कोणीय संवेग, सुनना बहुत ध्यान से, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगा सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब h यहां पे एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको लेके परेशान नहीं होना है। बट हाँ, अभी आपको याद रखना है कि बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। अभी आपके ऊपर से गया होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी होटल में गए और मैंने कहा कि आप होटल में उन्हीं कमरों के अंदर रुक सकते हो जो कमरे 2 का पूर्ण गुणज है। अब आप बोलोगे सर इस हिसाब से हमारा कमरा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, तो 2 का पूर्ण गुणज कमरा नंबर 2 आपको मिल सकता है, 2 का पूर्ण गुणज कमरा नंबर 4 आपको मिल सकता है, क्योंकि कमरा नंबर 4 है 2 इंटू 2। आपको कमरा नंबर 6 मिल सकता है क्योंकि कमरा नंबर 6 है 3 इंटू 2। आपको कमरा नंबर 8 मिल सकता है क्योंकि वो है 4 इंटू 2। आपको कमरा नंबर 10 मिल सकता है क्योंकि वो है 5 इंटू 2। पर मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि आपको होटल में वही कमरा मिलेगा जो 2 का पूर्ण गुणज है। अब आप बोलो मेरे को कमरा नंबर 5 चाहिए, तो आपको कमरा नंबर 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि कमरा नंबर 5 कोई ऐसी संख्या नहीं है पूर्ण गुणज में जिसको अपन 2 से गुणा करें और 5 आ जाए। ऐसी कोई पूर्ण गुणज में संख्या नहीं है, पूर्णांक में संख्या नहीं है। आई बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस प्रकार से अपन इस यहां पर ये पा रहे हैं कि जहां पर भी 2 का पूर्ण गुणज है होटल में आपको वो कमरा मिल सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ उन कक्षाओं में घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग mvr, याद है ना आपको, अब ये भी मैंने बताया था कोणीय संवेग mvr होता है, वो कोणीय संवेग h/2π जैसी राशि का पूर्ण गुणज हो। ये वाली कहानी आपकी आंखों के सामने है। तो अब आप अगर जानना चाहो ना तो आपको बहुत मजेदार लगेगा कि कक्षाएं किस प्रकार डिसाइड हुई। जैसे पहले वाली कक्षा पता है कौन सी है, n=1 का मतलब पता है क्या है? n=1 का ये मतलब है कि वहां पर जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का वो h/2π का पहला वाला गुणज है। वहां पे कोणीय संवेग 1 इंटू h/2π है, वो n=1 है। n=2 का मतलब क्या है? दूसरी कक्षा का क्या मतलब है? दूसरी कक्षा का मतलब यह है कि n=2 से तात्पर्य है कि n=2 वो जगह है जहां पे कोणीय संवेग 2 इंटू h/2π है। n=3 क्या है? n=3 वो जगह है जहां पर कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का कितना है? 3 इंटू h/2π। और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो आपकी ये पहले वाले की त्रिज्या r1 है,
तो जो m इंटू वी इंटू आर वन है, m1 इंटू वी वन इंटू आर वन है, वो किसके बराबर है, h अपॉन टू पाई के बराबर है। एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। जो ये आपका R2 है, R2 का मतलब ये है कि इस कक्षा के अंदर जो m इंटू वी टू इंटू आर टू है वो 2h अपॉन टू पाई के बराबर है। जो n बराबर 3 है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो MVR है, मतलब m इंटू वी थ्री इंटू आर थ्री है, वो किसके बराबर है, 3h अपॉन टू पाई के बराबर। तो जो हम कह रहे थे ना कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से घर में जा रहा है, यहां पे बोर्ड ने डिसाइड कैसे कर दिया कि कक्षाएं क्या होंगी, तो उसके लिए उसने इसी नियम की पालना की। उसने ये कहा कि वो कक्षा होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोणीय संवेग h अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो। अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, वापस से, अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन टू पाई है तो इसका मतलब n का मान 1 है और वो पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और पहली कक्षा की त्रिज्या को गुणा करोगे तो मान निकल के आएगा h अपॉन टू पाई के बराबर। h का भी एक मान होता है जो आप 2-3 कक्षाओं में पढ़ोगे। आई बात समझ में। फिर n बराबर 2 का मतलब क्या है, n बराबर 2 का मतलब है कि उस कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v2 और उस कक्षा की त्रिज्या r2 को जब आप गुणा करोगे तो जो राशि निकल के आ रही है वो h अपॉन टू पाई का दूसरा गुणज है, 2 इंटू एच अपॉन टू पाई होगा। वो n बराबर 2 का मतलब है। आ रहा है मत समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। n बराबर 3 का क्या मतलब है, n बराबर 3 का मतलब है जब n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, उसके वेग और उसके त्रिज्या को गुणा करोगे तो ऐसे केस में m इंटू वी थ्री इंटू आर थ्री किसके बराबर आएगा, h अपॉन टू पाई का मल्टीपल 3 आएगा। ये n बराबर 3 का मतलब है। अब तो आप समझ ही गए होगे n बराबर 4 का मतलब क्या होगा। n बराबर 4 का मतलब है वहां पे जो उसका कोणीय संवेग है वो 4 इंटू एच अपॉन टू पाई है। n बराबर 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू एच अपॉन टू पाई है। n बराबर 6 का मतलब क्या है, 6 इंटू एच अपॉन टू पाई है। इस तरह से कहानी आगे चल रही है। पक्का यहां तक एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगली कक्षा के अंदर जब मैं डेरिवेशन वगैरह करवाऊंगा ना आपको, तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए और आगे वाले आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत कम समझ में आएंगे अगर ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो। क्लियर, बढ़िया एकदम। चलें आगे, वो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर अगली क्लास में आपको सीधे इससे संबंधित डेरिवेशंस ही देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की क्लास को बहुत ध्यान से सीख लो। आज आपने एक तो पॉइंट टू रिमेंबर में 2 पॉइंट तगड़े सीख लिए कि कोणीय संवेग एमवीआर होता है, दूसरा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला एमवी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और इसको अपन अगली क्लास में किसके बराबर करने वाले हैं इस टॉपिक के लिए, कूलाम बल के। तो थोड़ा बहुत कूलाम बल का भी आइडिया दूंगा मैं आपको, एक साथ हजम नहीं कर पाओगे, इसलिए धीरे धीरे सेक्शंस में चैप्टर करवा रहा हूं। ठीक, आगे बढ़े। चलो, अब अगला पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो अभिकेंद्रीय बल यहां पे क्या है, स्थिर वैद्युत बल है। देखो एफ सी का मतलब क्या है, एफ सेंट्रीपिटल, और ई का मतलब क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एफ अभिकेंद्रीय बल, यहां पे अभिकेंद्रीय बल की भूमिका कौन निभा रहा है, यहां पे अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभा रहा है कूलाम बल या फिर स्थिर वैद्युत बल। हम अगले डेरिवेशन में इन्हीं दोनों को आपस में बराबर करेंगे। आपको अच्छे से पता है, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है ये तो बोर का पोस्टुलेट हो गया, एक तरह से बोर की परिकल्पना का हिस्सा है कि इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो स्थिर वैद्युत बल द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस समय उसको नाभिक एक बल से आकर्षित कर रहा होता है, वो बल होता है स्थिर वैद्युत बल। और हर कोई बंदा जो गोल गोल घूम रहा है उसको अंदर की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता वैसे भी होती है, तो अभिकेंद्रीय बल की भूमिका कौन निभा रहा है, स्थिर वैद्युत बल। ये भी अपने आप में बोर की थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, बोर की थ्योरी का एक परिकल्पना के रूप में आप इसको देख सकते हो। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कुछ भी दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ठीक है,
अब मैं आपको एक और पॉइंट टू रिमेंबर दे रहा हूं जिसको आप कल तक याद करके आना क्लास में, ताकि कल की क्लास में डेरिवेशन आपको एकदम आसान लगेंगे बिना किसी दिक्कत के। दो आवेश अगर आपके पास हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे। अब ये जो चीज है ना 12th क्लास की चीज है वैसे तो, बट यहां पे थोड़ी बहुत काम आ रही है तो बता रहा हूं कि अगर दो आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला होगा KQ1Q2/r²। दो आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2, अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, दो आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो इनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला होगा KQ1Q2/r², जहां के एक कांस्टेंट है जिसके बारे में आपको ज्यादा बात करनी नहीं है, ये अपने आप में सिंपल सा एक नियतांक है। फिलहाल बात नहीं करनी, अगली क्लास में थोड़ा बहुत और बताऊंगा इसके बारे में, बट फिलहाल आप याद रखें। जैसे आपको पता है इसका एक एक जोड़ीदार और है, उसके बारे में समझ लो। जैसे एक द्रव्यमान है मान लो m1, दूसरा द्रव्यमान है m2 और बीच की दूरी r है, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। ये है गुरुत्वाकर्षण बल और ये है स्थिर वैद्युत बल। तो जो स्थिर वैद्युत बल है उसका फॉर्मूला है बराबर KQ1Q2/r², और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है Gm1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है और स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये आवेशों के मध्य लगने वाला बल है और ये द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। आई बात समझ में? अब इसका प्रयोग अब एक्चुअल में आप देखो होने वाला क्या है अगली क्लास में, वो समझना। अगली क्लास में हम इसी अभिकेंद्रीय बल को, जिसका मान है mv²/r, उसकी भूमिका यहां पे कौन निभा रहा है? उसकी भूमिका यहां पे निभा रहा है स्थिर वैद्युत बल, जिसका फॉर्मूला क्या है? KQ1Q2/r²। इन दोनों को बराबर करेंगे और इन दोनों को बराबर करके आगे डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारे अगले क्लास का काम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से कि आपको अगली क्लास के अंदर ये सारे पॉइंट रिवाइज करके आना है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो अब मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है उसको आपको किस तरह से रिवाइज करके आना है। सबसे पहले तो आपने जाना कि बोर के मॉडल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी भी कक्षा में नहीं घूमता, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होता है उस समय निश्चित कक्षाओं का निर्धारण कैसे करते हैं वो देखिए। निश्चित कक्षाओं का निर्धारण इस प्रकार करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस आधार पर हम उस जो निश्चित कक्षा है उसका निर्धारण करते हैं, उसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। यह बात बोली गई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, हाँ एक और बात मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बताई थी पॉइंट टू रिमेंबर में, जो हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या में v वेग से घूम रही है तो उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होगा mvr। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला है वो होता है mv²/r। अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या में घूम रही है तो उसका फॉर्मूला होगा mv²/r। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी वस्तु है तो उसका जो रेखीय संवेग है वो और कोणीय संवेग में एक ही फर्क है। रेखीय संवेग सिंपल होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और कोणीय संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या। ये ठीक है? आई बात समझ में यहां तक? बढ़िया। तो इस तरह से अपन काम करते हैं और
आगे समझने के लिए एक और बात आपके पास और है कि ये जो बल है, स्थिर वैद्युत बल, उसका फॉर्मूला होता है, अगर दो आवेश Q1 Q2 हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो फॉर्मूला होगा उसका K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब 11th फिजिक्स की क्लास कब से होगी? गुरुवार से होगी। 11th फिजिक्स की क्लास थर्सडे से होगी, ठीक है। 11th फिजिक्स की क्लास थर्सडे से होगी, जो कमिंग थर्सडे, उससे 11th फिजिक्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? तो इन सब का रिवीजन आप लोगों को करके रखना है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक पूरा रिवाइज करके आना, ताकि अपन इसका मैथमेटिकल वाला सेक्शन कवर कर लेंगे बोर के मॉडल का, और उससे ये अच्छी बात हो जाएगी कि आपको ये रिवीजन किया हुआ होगा, तो अगली क्लास आपको जल्दी और बेहतर समझ में आएगी। तो यहां तक रिवाइज करके जरूर से रखना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वह जय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाली लाइव चैट्स के अंदर कमेंट कर सको। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, ताकि अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकें। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।